वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम जो है संसार के एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था अमेरिकी राष्ट्रपति या ऑफिस ऑफ द अमेरिकन प्रेसिडेंट के अधिकारों और शक्तियों की चर्चा करेंगे। उनके पावर एंड फंक्शंस की चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि अमेरिकन राष्ट्रपति का ऑफिस न केवल अमेरिका के लिए बल्कि पूरे संसार के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संस्था है, जिसके द्वारा न केवल अमेरिका की राजनीतिक परिस्थितियाँ, राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित होती है, बल्कि पूरे संसार की राजनीतिक गतिविधियों को, राजनीतिक प्रक्रियाओं को व्यापक रूप से, निर्णायक रूप से प्रभावित करने वाली अगर कोई संस्था है तो वह है अमेरिकी राष्ट्रपति की का ऑफिस, अमेरिकी राष्ट्रपति। इसके शक्ति और अधिकार जानने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम हम जाने कि राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां हैं उसका स्रोत क्या है। हर जगह जहाँ कहीं भी लिखित संविधान है, हम जानते हैं कि वहाँ की कार्यपालिका, वहाँ की विधायिका, वहाँ की न्यायपालिका या अन्य जितने भी महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं उस देश में, उस सभी संस्थाओं का गठन और उसका स्वरूप जो है वो तय जो है वहाँ के संविधान के द्वारा किया जाता है। और उस सभी संस्थाओं को के अधिकारों का आवंटन या उनको कार्य करने के लिए जो आवश्यक शक्तियां हैं उसके लिए जो अधिकृत करने का काम है वो संविधान के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर भी राष्ट्रपति को के पद का सृजन, उसका स्वरूप और उसके पास जो प्रमुख अधिकार होंगे मुख्य रूप से उसका जिक्र जो है उसकी चर्चा जो है संवैधानिक प्रावधान में मिलती है। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति के शक्तियों का एक महत्वपूर्ण स्रोत है और वह है कांग्रेस या वहाँ की विधायिका, जिसको हम कहते हैं लेजिस्लेचर। दैट इज कॉल्ड देयर इन अमेरिका कांग्रेस, हैविंग कंसिस्टिंग ऑफ टू हाउसेस। जो फर्स्ट हाउस या प्रथम सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है, दूसरा सदन उच्च सदन वो सीनेट है। कांग्रेस के द्वारा समय समय पर जो कानून बनाए गए हैं वो कानून के माध्यम से उन्होंने निरंतर संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का और संघीय व्यवस्था के माध्यम से राष्ट्रपति के हाथ मजबूत करने का या उनमें अधिक से अधिक शक्तियाँ जो है वो निहित करने का काम किया है। और यह शायद यही वजह है कि एक ऐसा संविधान जो चलायमान है, जो गतिमान है, जो डायनामिक है, वो इसलिए है कि वहाँ की कांग्रेस भी जो है बदलते हुए समय के अनुसार जो है किस प्रकार की शक्तियाँ किस अंग को दी जाए जो है उसका निर्णायक जो है उसका निर्णायक निर्णय जो है उन्होंने समय समय पर लिया है। इसलिए इस कांग्रेस के द्वारा निर्मित विधान ने भी अमेरिका के राष्ट्रपति को अत्यंत महत्वपूर्ण शक्तियाँ प्रदान की है। तीसरी, अंतर्निहित शक्ति। यह अंतर्निहित शक्ति का जो सिद्धांत है मूल रूप से अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट, अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है, उन्होंने जो है प्रतिपादित किया है। और इसका अभिप्राय है कि हम सभी जानते हैं कि अमेरिका का संविधान बहुत पुराना है। इट्स अ वेरी ओल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आई थिंक इट वाज इन्फोर्स्ड इन 1789 और उसके बाद जो है लगभग 200 वर्ष से अधिक बीत गए हैं, संविधान में कोई व्यापक परिवर्तन नहीं हुआ है। बहुत ही छोटा सा संविधान है, परंतु जो है राज्य की प्रकृति और राज्य की शक्ति में व्यापक अंतर आ गया है। एक जो है छोटा सा कृषि प्रधान देश वो अब एक विशाल और अत्यंत शक्तिशाली और यूं कहें तो एक सबसे शक्तिशाली देश संसार का उसके रूप में जो है उभरा है। तो इस संस्था के बनने में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के इस सिद्धांत, अंतर्निहित शक्ति का सिद्धांत एक महत्वपूर्ण जो है योगदान देता है। इसके अंतर्गत यह है कि वो यह मुख्य रूप से यह परिभाषित करने की कोशिश करता है कि जो संस्था जिस स्तर की है या उसके पास जो अधिकार होने चाहिए वो उस अधिकार को वह अंतर्निहित अधिकार के सिद्धांत के अंतर्गत उसे प्रदान करता है। तो अंतर्निहित शक्ति के कारण भी है जो है उसके पास है। अतः बहुत सारे जो है शक्तियाँ पद के साथ जुड़ी रहती हैं, उसके कारण भी उसके पास शक्तियाँ हैं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें जो है वो राष्ट्रपति के शक्ति का स्रोत कही जा सकती हैं। तो दूसरा एस्पेक्ट है कि उसके पास शक्तियाँ कौन सी हैं। एक एक करके हम उनकी शक्तियों के रूप में चर्चा करें। सबसे पहली चीज़ जो है, इफ़ यू कंपेयर अमेरिकन प्रेसिडेंट विथ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ अदर कंट्रीज, व्हाट यू फाइंड
अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो अपने मंत्रिमंडल मीन्स जो देश में सर्वोच्च संस्था है जिसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं, उस मंत्रिमंडल का स्वामी है। इज मास्टर ऑफ द कैबिनेट, नॉट हिज फर्स्ट अमंग इक्वल्स। ऐसी कोई बात नहीं है। अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो मास्टर है, स्वामी है। वह अपने इच्छा के अनुरूप, इच्छा के अनुसार वो देश के किसी भी क्षेत्र से किसी भी व्यक्ति को अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है, उसे कोई विभाग आवंटित कर सकता है, उसे जब चाहे उसके पद से हटा सकता है। मंत्रिमंडल केवल जो है राष्ट्रपति को केवल सलाह देने के लिए है। राष्ट्रपति के निर्णय में कोई निर्णायक भूमिका निभाने जैसी उसकी कोई स्थिति नहीं होती, जैसा कि हम जो है संसदीय प्रणाली में देखते हैं, जहां मंत्रिमंडल काफ़ी जो है शक्तिशाली संस्था होती है और मंत्रिमंडल के सदस्य जो है में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बिल्कुल जो है एक महत्व रखता है, परंतु वैसी स्थिति नहीं होती जैसा कि अमेरिका में है। और इसकी वजह यह है कि वहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति का चुनाव सीधे प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है और जन जो है उसका कार्यकाल जो है वो संविधान के द्वारा निर्धारित है कि 4 वर्ष के लिए चुना जाएगा और इसलिए वो सारी शक्तियाँ जो है राष्ट्रपति के अंदर निहित होती है। तो यहाँ पर राष्ट्रपति जो है वो न केवल शासनाध्यक्ष है बल्कि राज्याध्यक्ष भी है। दोनों ही शक्तियाँ, नाम मात्र की शक्तियाँ या जो संवैधानिक शक्तियाँ हैं और वास्तविक शक्तियाँ, दोनों ही अमेरिकी राष्ट्रपति में निहित है और वो उसका जैसे चाहे वैसे प्रयोग करने की स्थिति में। दूसरा जो अधिकार है उसको हम कहते हैं कार्यकारी अधिकार या कार्यकारी अधिकारी के रूप में। इसमें क्या भूमिका होती है? ठीक, ये पहली भूमिका होती है कि वो कानून व्यवस्था को बनाए रखने का सर्वोच्च अधिकारी है। उसकी जिम्मेदारी है कि देश में आंतरिक शांति बनी रहे, अराजकता पैदा ना हो, कानून और शासन जो है लोगों को मान्य हो, लोग कानून के अनुसार जो है व्यवहार करें, उनका व्यवहार कानून के द्वारा संचालित हो, निर्देशित हो, नियंत्रित हो। इस सभी जो है कार्य करने के लिए उनके पास एक नागरिक प्रशासन का एक विशाल जो है वो जो है विशाल संगठन होता है और उनके सदस्यों का चुनाव, सदस्यों का चयन, प्रमुख नियुक्तियां जो है इसमें महत्वपूर्ण पदाधिकारी का चुनाव जो है, नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार जो है कानून और व्यवस्था बनाए रखना इन्हीं का काम है। दूसरा काम है कि ये प्रमुख नीतियों का निर्माण करता है। राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का ही दायित्व है कि देश की आर्थिक नीति क्या हो, देश की राजनीतिक नीति क्या हो, देश की सामाजिक नीति क्या हो, उसका आर्थिक स्वरूप क्या हो, ये सारी चीज़ें जो है तय करने का काम जो है वो राष्ट्रपति करता है। तो वो प्रमुख नीतियों का निर्माता है। देश की आंतरिक नीतियाँ किसी भी क्षेत्र में किस प्रकार की होंगी वो जारी करता है, वो तय करता है और उसे वो जो है क्रियान्वित करने का काम करता है। दूसरी चीज़ है कार्यकारी आदेश जारी करना, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है वो जारी करता है जब कभी भी उसे ज़रूरत होती है किसी संदर्भ में कोई नियम बनाने की, और जो है लेजिस्लेचर जो है वरना तो जो है उसका ना तो वो बनाने की स्थिति में है और ना वो उनकी बैठक है, तो वो उस परिस्थिति में क्या करता है, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जारी करता है और वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है कानून की तरह ही मान्य होते हैं, उनका अधिकार है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो जो कांग्रेस ने कानून के द्वारा उन्हें दिया है वह है बजट निर्माण का। बजट निर्माण का कार्य जो है वो जो है कार्यपालिका को सौंपा, कार्यपालिका मतलब राष्ट्रपति को सौंपा गया है और राष्ट्रपति जो है अपने जो है विशेषज्ञ दलों के साथ मिल करके जो है बजट का निर्माण करता है और बजट जो है वो प्रस्तुत करवाता है, भेजता है। बजट पारित जब हो जाता है तब जो है उसका नियमन संचालन करने का काम भी जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया। तो कार्यकारी अधिकार के रूप में बहुत सारे काम जो करता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके लिए उनका चुनाव हुआ है और इन सभी क्षेत्रों में यदि उन्हें सफलता मिलती है तो उनका श्रेय भी उसे मिलता है और यदि सफलता मिलती है तो भी उसका दायित्व उनको वहन करना पड़ता है। एक महत्वपूर्ण कार्य जो संविधान ने उसे दिया है वो देश का सर्वोच्च रक्षा अधिकारी, इज चीफ इन कमांडर ऑफ आर्मी एंड नेवी ऑफ द यूएस। तो वो जो है रक्षा अधिकारी है, वो सेना का प्रमुख है
और सेना का प्रमुख होने के नाते वह सेना का संगठन करता है। पहली बात है, वो सेना के का संगठन करता है। संगठन करने का मतलब, गठन करने का मतलब है कि सेना के प्रमुख पदों पर नियुक्तियां जो है वह वो करता है, उसका चयन वो करता है। उसी तरह से वो जब युद्ध की स्थिति बनती है तो राष्ट्रपति ही जो है पूरे सैन्य संगठन का संचालन करता है। कहाँ उसे भेजना है, कितनी संख्या में भेजना है, युद्ध की क्या स्ट्रेटजी अपनानी है, कहाँ कितने लोगों की तैनाती करनी है, ये सारे निर्णय यदि किसी को होते हैं तो राष्ट्रपति और रक्षा जो 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 डिफेंस सेक्रेटरी है वो मिल करके जो है करते हैं। मूल रूप से ये दायित्व जो है वो अमेरिका का है, और राष्ट्रपति का ये दायित्व क्या है, युद्ध की स्थिति में उस सेना का इस प्रकार से संचालन करे कि वह उस देश को युद्ध में विजय हासिल हो। विजय हासिल होती है तो निश्चित रूप से श्रेय उसे जाता है। ये बात यहाँ पर एक और भी जो है रिमार्केबल है, जो नोटिसेबल है कि ये अमेरिका का राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता, परंतु युद्ध घोषणा करने जैसी स्थिति पैदा कर सकता है। और जैसे ही युद्ध की घोषणा कांग्रेस के द्वारा की जाती है, सारी स्थितियाँ जो है, सारे अधिकार जो है सेना संबंधी वो राष्ट्रपति के पास आ जाते हैं। इसी तरह आप जानते हैं कि अमेरिका एक आणविक शक्ति है, आणविक शक्ति, आणविक हथियार है, और आणविक हथियार विध्वंसकारी हथियार है जिसका लोगों ने प्रयोग जापान में अमेरिका के द्वारा जो किया गया था, देखा था कि वो उसका परिणाम कितना भयावह है। इस आणविक हथियारों का एकाधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। वो वही जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है कि कब इस किस प्रकार से और कब इसका रख रखाव होगा, कब इसका प्रयोग होगा और नहीं होगा। तो ये इस प्रकार से देश के रक्षा अधिकारी के रूप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका का वो निर्वहन करता है। अगला अधिकार है विधायी अधिकार। यूँ तो अमेरिका में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है, विधायिका और कार्यपालिका को एक दूसरे से पृथक रखने का प्रयास किया गया है, परंतु वहाँ पर चेक्स एंड बैलेंसेस के माध्यम से कुछ विधायी अधिकार भी जो है नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत के अंतर्गत जो है कुछ विधायी अधिकार राष्ट्रपति को भी दिए गए हैं। सर्वप्रथम जो है वो कानून के निर्माण में विधेयक पर हस्ताक्षर करता है। बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। जो विधेयक दोनों सदनों, कांग्रेस की दोनों सदनों से पारित होने के बाद कानून का रूप धारण करने के लिए जो आवश्यकता है वह है राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की। यहाँ पर जब राष्ट्रपति के समक्ष हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है तो उसके पास दो तरीके हैं, या तो उस पर हस्ताक्षर कर दे या विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग करे। निषेधाधिकार का मतलब उसको रिफ्यूज करते हुए अपने सलाह मशवरे के साथ जो है वह कांग्रेस को भेज दे, वापस भेज दे। कांग्रेस के पास ताकत है कि वो उनके इस निषेधाधिकार को ओवर रूल करे, लेकिन उसके लिए उसे 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। 2/3 बहुमत से राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को जो है को निस्तेज किया जा सकता है, परंतु इस बीच में पब्लिक ओपिनियन इस प्रकार का बिल्ड होता है कि जो है कोई भी विधायिका राष्ट्रपति से इस प्रकार का टकराव नहीं लेना चाहती। एक दूसरा निषेधाधिकार इसको पॉकेट वीटो कहते हैं। पॉकेट वीटो का मतलब यह है कि 10 दिनों का समय होता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर करने के लिए या उस विधेयक को लौटाने के लिए। यदि 10 दिन के भीतर कांग्रेस की जो बैठक है, कांग्रेस का जो सत्र है वो समाप्त हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति पॉकेट में वो विधेयक को रख करके भूल जाता है और इस प्रकार से वो विधेयक वहीं रद्द हो जाता है। तो इससे जो है हम पॉकेट निषेधाधिकार भी कहते हैं। राष्ट्रपति एक और महत्वपूर्ण तरीके से जो है विधायिका के क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। जैसे सभी जानते हैं कि इस वर्ष में जब ज्वाइंट सेशन जो है कांग्रेस की शुरुआत होती है तो राष्ट्रपति उसको संबोधित करता है या अपने किसी जो है मैसेंजर के थ्रू अपने वक्तव्य को दोनों सदनों के समक्ष रखता है। ये जो वक्तव्य होते हैं, जो भाषण होता है, जो है ये मुख्य रूप से देश की पॉलिसी, देश संबंधी पॉलिसी या कानून के मांग होती है। और ये जो अपील जो है कांग्रेस से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये जो है विधायिका के लिए उसे टालना
मुश्किल होता है। और दरअसल विधायिका उनके दिए गए वक्तव्य या उनके द्वारा जो बताए गए क्षेत्र हैं कि इसमें कानून की आवश्यकता, उन्हीं के इर्द गिर्द कानून के निर्माण की प्रक्रिया को जो है प्रारंभ करती है। तो इस प्रकार से जो है वह विधायिका के कार्यों को प्रभावित करता है। एक और अधिकार उसके पास है जिसके द्वारा जो है वो विधायिका के कार्यों को प्रभावित कर सकता है, वो है कि यदि राष्ट्रपति की द्वारा की गई अपील या रिक्वेस्ट को ठुकराते हुए यदि विधायिका जो है वो अपने सत्र को समाप्त कर देती है, तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वो विशेष बैठक बुलाए और वो तब तक जो है विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है और उस पर दोबारा चर्चा करने के लिए वह मजबूर कर सकता है। तो इस प्रकार से विधायिका के क्रियाकलापों को अमेरिकी राष्ट्रपति गंभीर रूप से प्रभावित करने की स्थिति में है। एक और महत्वपूर्ण अधिकार जो सभी देश के राष्ट्राध्यक्ष को, शासनाध्यक्ष को होते हैं, वह विदेश नीति का अधिकार। इस संदर्भ में विदेश नीति और या एक्सटर्नल ऑफिस से संबंधित जो अधिकार है उसमें है कि वो भिन्न भिन्न देशों में राजदूतों की नियुक्ति करता है या विभिन्न प्रकार के जो मल्टीलैटरल संगठन हैं उनमें जो है अपने प्रतिनिधियों की नियुक्ति करता है। जो संसार से आए हुए जो राजनयिक होते हैं उनका स्वागत करता है, उन्हें वो उस देश में काम करने की अनुमति प्रदान करता है। वो विभिन्न प्रकार के या तो द्विपक्षीय या बहुपक्षीय वार्ता में भाग लेता है, सम्मेलन में भाग लेता है और विभिन्न जो है शासनाध्यक्षों के साथ जो है वह एग्रीमेंट नेगोशिएट करता है और एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करता है। इस प्रकार से पूरे देश की विदेश नीति, किस देश से किस प्रकार के उसके संबंध होंगे, किस प्रकार से जो है किसे किस प्रकार की सहायता दी जाएगी, किसे किस प्रकार की सहायता ली जाएगी, किसे किस प्रकार की सुविधा दी जाएगी, सभी चीज़ें तय किसी के द्वारा अगर की जाती हैं तो वो जो है राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती हैं। इसके अलावा एक न्यायिक अधिकार भी कुछ होता है। न्यायिक की संबंध कुल मिलाकर के इसको हम कहते हैं क्षमादान का अधिकार। क्षमादान का अधिकार का मतलब है कि जब उच्चतम न्यायपालिका के द्वारा कोई निर्णय दे दिया जाता है और वो किसी को मृत्यु दंड दे दिया, आजीवन कारावास दे दिया जाता है, तो जो है इस संदर्भ में राष्ट्रपति के समक्ष अपील की जाती है। तो लगभग सभी देशों में जो राज्य अध्यक्ष को ये अधिकार दिए जाते हैं कि वह वैसे अपराधी के सज़ा को या तो माफ़ कर दे, पार्डन कर दे, या फिर उसे कम्यूट कर दे, या उसके जो आजीवन कारावास जैसी यदि सज़ा है तो उसकी जो अवधि है उसमें कमी कर दे, उसको कम करने का काम जो है वो करे। तो ये जो है ऐसा काम कर सकती है। तो क्षमादान का अधिकार जो है वो दिया गया है। इस तरह से जो राष्ट्रपति के पास व्यापक अधिकार है जिसका वो प्रयोग करता है, और इस सारे अधिकारों को यदि मिला करके देखें तो राष्ट्रपति इन्हीं अधिकारों के कारण जो है और अमेरिका के एक आर्थिक शक्ति, सामरिक शक्ति के रूप में होने के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ऑफिस है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली जो है संगठन या सबसे शक्तिशाली पद बन जाता है। और वो जो है न केवल अमेरिकी व्यवस्था को जो है प्रभावित करता है, मतलब हम जानते हैं कि अमेरिका पूरे संसार की व्यवस्था को प्रभावित करता है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय घटना में फर्स्ट वर्ल्ड वार हो, सेकंड वर्ल्ड वार हो या आर्थिक मंदी की घटना हो। अमेरिका की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो परिस्थितियां संसार में उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति में जिसको हम शीत युद्ध की परिस्थिति है, उसमें भी अमेरिका जो है महत्वपूर्ण रहा है। और शीत युद्ध के पश्चात आज भी जो है अमेरिका जो है निर्णायक रूप से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करता रहा है। और उस अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को जो प्रभावित करने वाला एक व्यक्ति होता है उसे हम अमेरिकी राष्ट्रपति कहते हैं। तो राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है, उसे व्यापक अधिकार है। अब ये अधिकार की तुलना दूसरे के पास जो अधिकार है उससे करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज